हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट फर्स्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। उसके अंदर जो हमारे पास टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास गिवन कंटेस्ट में गिवन है। फर्स्ट वन है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट इन टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल, और सेल का कॉम्बिनेशन पैरेलल एंड सीरीज में। तो ये सब चीज़ें हम इस यूनिट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, उस केस में हमारे पास जो चार्ज था वो था इन दी स्टेट ऑफ रेस्ट, तो उसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला था। ठीक है, तो चार्ज जो होगा वो करंट में कब कन्वर्ट होगा, जब चार्ज क्या हो जाए, इन दी स्टेट ऑफ मोशन में आ जाए। ठीक है, उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो, तो उस केस में हम उसको करंट कहते हैं भाई। तो देखिए, करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ठीक है, किसी भी सेक्शन के थ्रू अगर कहीं पर भी हम उसको देखना चाह रहे हैं तो उस सेक्शन के कोरस्पॉन्ड किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कितने नंबर ऑफ चार्ज फ्लो होंगे, दैट इज़ कॉल्ड करंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, Q/T। इफ़ द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज flow through the small interval of time, then the varying current is varying, then the expression is dq/dt। यानी कि किसी टाइम में करंट चार्ज जो है वो कम फ्लो कर रहा है और किसी टाइम में ज़्यादा फ्लो कर रहा है, तो उसको बोलेंगे वेरिंग चार्ज विद ए टाइम। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ करंट है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पहला जो आता है वो आता है मेरे पास स्टडी करंट। स्टडी करंट मतलब एक ऐसा करंट है जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहे, वो टाइम के साथ वेरी ना करे। ठीक है, तो कांस्टेंट ये जो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो ए पॉइंट है यानी कि ए टर्म है, यानी कि ये वाला जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लाइन है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो हमारे पास स्टडी करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, दूसरा जो आता है हमारे पास आता है वेरिंग करंट, तो जो चेंज हो जाए। ठीक है, तो चेंज भी दो टाइप से हो सकते हैं भाई। देखो, हमारे पास वेरिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो या तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो, जैसे बी वाला जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, उसमें क्या आता है, देखो येलो से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, यहाँ पे जो बी रिप्रेजेंटेशन दे रखा है वो वाला ग्राफ है, वो क्या है, एक ऐसा है। तो वो वेरी तो कर रहा है लेकिन कॉन्स्टेंटली वेरी कर रहा है, उसके वेरिएशन में भी चेंज नहीं आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो जिस रेट से वो स्टार्टिंग में इंक्रीज होना शुरू हुआ था उसी रेट से कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। दूसरा जो टाइप आता है हमारे पास वो क्या है, ये ग्रीन सिग्नल से रिप्रेजेंट कर रखा है, ग्रीन लाइन से। तो ये क्या होगा हमारे पास है, जैसे तो वेरी करेगा लेकिन कॉन्स्टेंटली वेरी नहीं करेगा, वो क्या होगा, कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया, इस टाइप से जो वेरिएशन आएगा उसको क्या बोलते हैं हम ये इस टाइप से भी वेरिएशन हो सकता है भाई। ठीक है, तीसरा आता है हमारे पास अल्टरनेट करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, वेरिंग करंट का ही पार्ट है ये भी। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा, मैग्नीट्यूड वेरी कंटिन्यूसली एंड डायरेक्शन चेंज पीरियोडिकली। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक इंटरवल में पॉजिटिव होगा, एक में नेगेटिव होगा, एक में पॉजिटिव होगा और गिवन पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे यहाँ पे T/2 या मान लो ये 1 सेकंड है, 1 सेकंड तक इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव था, तो 1 सेकंड अगले 1 सेकंड तक इसका नेगेटिव रहेगा, फिर अगले 1 सेकंड तक पॉजिटिव रहेगा, फिर अगले, यानी कि डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के साथ ये पीरियोडिकली और रैपिडली इसके करंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। सच टाइप ऑफ करंट आर कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसको जो डिफाइन करेंगे वो क्या कह रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। करंट को कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज dq/dt।
ठीक है। तो चार्ज की यूनिट होती है हमारे पास कूलम्ब, टाइम होता है सेकंड में। ऐसा सिस्टम के अंदर टाइम को मेनली सेकंड में लेके चलते हैं। तो हमारे पास जो करंट की यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, करंट की जो यूनिट होती है उसको एक इसमें रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर से। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड। ये क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट किधर होगी, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट के फ्लो की डायरेक्शन होगी भाई। ये चीज़ें याद रखने की है। ठीक है। इफ द करंट थ्रू ए कंडक्टर डज नॉट वेरी विद द टाइम इज कॉल्ड स्टेडी करंट। इफ इट वेरी then it is called varying current. Instead value of current is given by this. अगर वेरिंग करंट है तो उसके बाद किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। ठीक है। सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस फॉर्म में है। तो उसके अंदर जो हमारे पास है जो चार्ज कैरियर होगा किसी भी मेटल में, सेमी कंडक्टर में या इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, वो क्या होंगे करंट के, वो देखते हैं। तो सबसे पहले अब आता है मेटल। मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होंगे, चार्ज कैरियर होंगे भाई। तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट का फ्लो होता है। दूसरा आता है सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर आप आगे पढ़ो भी गए और वैसे आपको पता भी होगा। सेमीकंडक्टर क्या होंगे, उसके अंदर जो करंट का फ्लो का जो चार्ज कैरियर होगा वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स और एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है होल्स। तो इलेक्ट्रॉन और होल आर द चार्ज कैरियर इन ए सेमीकंडक्टर डिवाइस। तीसरा आता है हमारे से इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के क्या होते हैं, आयन्स होते हैं उसके अंदर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स जो होंगे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो क्या कहलाएंगे, वो करंट के फ्लो का कारण बनेंगे भाई, उनकी वजह से करंट फ्लो करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्वेंशनल करंट। तो कॉन्वेंशनल करंट क्या होता है, उस डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन और ये जो हमारे पास जो करंट होगा मेनली वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लेट ले रखी है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्लेट ले रखी है। तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है। तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास करंट की फ्लो की डायरेक्शन होगी। दैट टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। ठीक है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में अगर इसको डिफाइन करें तो ये रखा है, कन्वेंशनल करंट इज द करंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन द डायरेक्शन अपोजिट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहलाएगा, कन्वेंशनल करंट कहलाएगा अभी। ठीक है। इस चैप्टर के अंदर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म जो है हमारे पास वो नेक्स्ट टर्म है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसका एक्सप्रेशन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाता रहता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में न्यूमेरिकल भी आते रहते हैं इसके बेस्ड। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं खास करके वो हमेशा याद रखना। तो देखते हैं भाई क्या होते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या कह रहा है ये, तो क्या होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जिग-जैग मोशन में आते हैं और वो एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो करते हैं जिसकी वजह से करंट का फ्लो होता है। ठीक है। तो जिस वेलोसिटी के साथ वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उस वेलोसिटी को हम एक मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे किसी भी मेटल कंडक्टर के अंदर उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया और उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर दिया भाई कंडक्टर के अक्रॉस। ठीक है। जिसकी लेंथ ऑफ क्या है हमारे पास L है। तो अगर L लेंथ है कंडक्टर की, V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो E जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, V/L। इसके बराबर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। ठीक है। तो देखो भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वो फोर्स कितनी होगी, चार्ज Q मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो गया, माइनस ऑफ E। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रॉन वो क्या होगी, माइनस ऑफ E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये मटेरियल। ठीक है। तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन के टर्म में जो फोर्स होगी वो क्या होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन।
अब इस फोर्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा वो कितना होगा, इसको मास से डिवाइड कर दो, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, एफ फोर्स पर यूनिट मास, तो फोर्स कितनी थी माइनस ऑफ ई इंटू ई डिवाइडेड बाई मास एम। तो ये इस एक्सेलरेशन से वो पार्टिकल क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो हमें चाहिए वो वेलोसिटी जिसके साथ वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है भाई, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम या टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होगी, ए एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाई ये 2 लिख रखा है इन्होंने, ये यहाँ पे टाउ आएगा भाई, टाउ क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को टाउ रिलैक्सेशन टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो वेलोसिटी आ जाएगी जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किसी भी कंडक्टर में, दैट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो, एक्सेलरेशन क्या था हमारे पास, ई एम बाई ई एम, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाएगी, वी डी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ एवरेज टाइम डिवाइडेड बाय एम। ये एक्सप्रेशन याद रखना भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, स्मॉल ई कैपिटल ई, स्मॉल ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये याद रखना भाई, ठीक है। अभी हमने निकाला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम करंट की वैल्यू निकालना चाहेंगे भाई। करंट क्या होगा, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी से उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में जो कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा। तो हमने मान लिया कि एल लेंथ का कोई कंडक्टर है, ठीक है। तो एल लेंथ का कोई कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उसकी जो मोटाई है वो कितनी है, ए है, और उसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है, एल है, ठीक है। एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो कंडक्टर बना हुआ है जिस मटेरियल का, उसकी डेंसिटी जो है वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन है, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, कंसिडर द स्मॉल सेक्शन डेल्टा एल ऑफ द कंडक्टर, कि इस कंडक्टर का कोई भी डेल्टा एल, हमने छोटा सा एरिया निकाल लिया, ठीक है, छोटी सी लेंथ ले ली। तो इस स्मॉल सेक्शन में टाइम टू क्रॉस दैट सेक्शन डेल्टा टी क्या हो गया, हमने इस सेक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है डेल्टा एल लेंथ का जो सेक्शन है उसमें से इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है वो जाने में कितना टाइम ले रहा है, डेल्टा टी, किसको क्रॉस करने में, डेल्टा एल लेंथ को क्रॉस करने में ले रहा है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेक्शन में कितने होंगे, तो देखो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन सेक्शन वो कितना होगा, कोई भी कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उस डेल्टा एल लेंथ एलिमेंट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट एलिमेंट इनटू डेल्टा एल लेंथ। तो एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे उस गिवन सेक्शन डेल्टा एल में वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, एन इंटू ए इंटू डेल्टा एल। यहाँ पे डेल लिख रखा है सिर्फ इन्होंने, ये डेल्टा एल आएगा भाई, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, चार्ज डेल्टा एल या डेल्टा क्यू कह सकते हैं, यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, डेल्टा क्यू। स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं तो स्मॉल लेंथ में तो स्मॉल चार्ज होगा डेल्टा क्यू इन द गिवन सेक्शन, वो कितना होगा, तो उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास चार्ज कितना आ जाएगा गिवन सेक्शन में, एन इंटू ए इंटू डेल्टा एल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई। तो ये आ गया हमारे पास चार्ज ऑफ द गिवन सेक्शन। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो उस सेक्शन के अंदर जो स्मॉल हमारे पास सेक्शन है उसके अंदर करंट कितना आ जाएगा उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेट कर दो। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो एन ऊपर है तो एन एज इट इज़, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज इट इज़ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने एज इट इज़ लिख दिया। ऊपर क्या था हमारे पास डेल्टा एल, नीचे क्या है हमारे पास डेल्टा टी,
लेंथ का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेशन क्या हो जाएगा, v वेलोसिटी। वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी है, डेल्टा एल लेंथ एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से या विद रिस्पेक्ट टू टाइम इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हो रहा है, वो हमारे पास ये वेलोसिटी बताएगा। और जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो क्या थी, वीडी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे NAEVD। ये क्या हो गया, करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर। तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, करंट पर यूनिट सरफेस, इसको J से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको एरिया, जो हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन आया है, ये भी याद रखना भाई कि जो करंट होगा वो किसके बराबर होगा, NEAVD के बराबर होगा। यहाँ पे N क्या है, नंबर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट डेंसिटी J क्या हो जाएगी, करंट पर यूनिट एरिया। तो ये एरिया से डिवाइड कर दो इसको, तो NEVD। तो करंट क्या हो जाएगा इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी, I जो होता है वो क्या होता है, करंट डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई एरिया। ठीक है भाई। तो हमारे पास दोनों हमने निकाल लिया। क्या निकाला है हमने, पोटेंशियल निकाल लिया, वीडी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी वो निकालनी हमने किस में, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा हमने करंट निकाल लिया इन टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखो भाई, याद रखने के लिए ये तीनों जो मेनली जो जिनके बेस न्यूमेरिकल आता है वो फॉर्मूले ये हैं हमारे पास। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होते हैं, वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिक, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे एक मेटल कंडक्टर के ऊपर, तो वो क्या होंगे, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन से जो होंगे या पॉजिटिव चार्ज होगा वो ड्रिफ्ट होगा या करंट फ्लो करेगा। तो जिस वेलोसिटी से वो पॉजिटिव चार्ज कह लो या फिर इलेक्ट्रॉन कह दो, जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे वो कहलाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो हमारे पास जो क्या क्या एक्सप्रेशन आए थे जो न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाई टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन ये आया था कि स्मॉल ई मल्टीप्लाई बाई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ। टी से कह रखा है इन्होंने, ये टी क्या है यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम। तीसरी जो टर्म आई हमारे पास वो क्या है, करंट, NEAVD। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। तो यहाँ से क्या कह रहा है, करंट इज प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी करंट उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ये देखो इन टर्म्स बता रखे हैं कि भाई VD क्या है, एक्सेलरेशन A है, T क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इनमें जो टर्म यूज़ हो रही हैं वो कौन सी क्या टर्म है। करंट डेंसिटी को आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ से, क्या है, करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट विद ए कंडक्टर इन ए करंट थ्रो ए यूनिट एरिया ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा अराउंड द गिवन पॉइंट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, प्रोवाइड द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एट दैट पॉइंट। तो जो करंट डेंसिटी को J से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट पर यूनिट एरिया। करंट की वैल्यू I जो थी वो क्या थी, NEAVD। तो एरिया से डिवाइड कर देंगे तो एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, NEVD के बराबर हमारे पास करंट डेंसिटी आ गई थी भाई। ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है इस पर भी। नेक्स्ट जो टर्म आती है हमारे पास वो आती है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप पहले भी पढ़ चुके होंगे शायद, 10th में भी एक इसके ऊपर डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी आया होगा और इसकी डेफिनेशन भी आप पढ़ चुके हो पहले। ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across the two end of the conductor when physical conditions is the temperature और अदर जो क्वांटिटीज़ हैं मैकेनिकल स्ट्रेन और रिमेंस दी सेम। ठीक है। अगर दूसरी क्वांटिटी को चेंज ना करें, किसी भी एक्सटर्नल जो भी क्वांटिटीज़ हैं, तो जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। तो यहाँ पे I प्रोपोर्शनल होगा V। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कॉन्स्टेंट को यूज़ करते हैं, दैट कॉन्स्टेंट इज R। तो V और I के बीच का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, लीनियरली होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। ठीक है। इस R को हम बोलते हैं
रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट को फ्लो करने के लिए जो अपोजिंग फोर्स कंडक्टर के द्वारा लगाई जाती है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। ओके, आइए इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। हमने देख लिया कि आई जो प्रोपोर्शनल होगा वी से, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने एक रेजिस्टेंस से मतलब कांस्टेंट का यूज़ किया, दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। वी बाई आई इज इक्वल टू आर भी कह सकते हैं इसको, या वी इज इक्वल टू आई आर कह सकते हैं। तो वी और आई का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने दे दिया, वो हमारे पास कैसा आया था? स्ट्रेट लाइन आया था। तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्या होगा देखते हैं। रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे हमने जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है, इस केस के अंदर जो इस ग्राफ का स्लोप होगा वो स्लोप हमें इस के रेजिस्टेंस के बारे में बताएगा। तो देखिए इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या हो जाएगा? टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट थीटा या टेन ऑफ एंगल ऑफ दिस। तो टेन के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए टेन ऑफ थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया हमने ए बी सी ट्रायंगल, जिसका हाइपोटेन्यूज ये स्लोप है, या ये जो हमने ग्राफ बनाया है वी और आई का, वो उसका हाइपोटेन्यूज होगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी और सी, बेस क्या हो जाएगा? ए बी। तो बी सी बाई ए बी किसके बारे में बताएगा? रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। तो बी सी बाई ए बी बन गया हमारे पास। तो बी सी क्या है? नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? चेंज ऑफ पोटेंशियल वी, ठीक है। और ए बी क्या है? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ए बी हो जाएगा चेंज इन द करंट। तो ये क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये किसके बराबर हो गया? रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। जिस स्लोप जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस जो होगा उसकी यूनिट हमारे पास होती है ओम, ठीक है। ओम इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस से क्या होता है? अपोजिशन ऑफ करंट। करंट को अपोज करने की जो एबिलिटी होती है किसी भी मटेरियल के अंदर, वो कहलाएगी रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। तो कंडक्टेंस होता है एक, कंडक्ट क्या होता है कि कंडक्टेंस क्या होगी? उस मटेरियल की कंडक्ट करने की जो एबिलिटी होगी वो कहलाएगी कंडक्टेंस। मतलब कम पोटेंशियल डिफरेंस पे कितना ज़्यादा करंट कोई मटेरियल फ्लो कर सकता है। दो मटेरियल मान लो, एक कम करंट फ्लो कर रहा है, एक ज़्यादा फ्लो कर रहा है, तो जो ज़्यादा फ्लो कर रहा है उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा है, उसको कंडक्ट करने की पावर एबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। तो कंडक्टेंस क्या होगी? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास? ओम इनवर्स हो जाएगी भाई, ठीक है। तो इसको ड्राइव करते हैं, डेरिवेशन क्या हो जाएगा? हमें पता है करंट जो आया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में, वो क्या आया था? एन ई ए वी डी आया था भाई, ठीक है। तो वी डी क्या, और वी डी क्या आया था? ई ई टाउ बाई एम के बराबर आया था, ठीक है। तो वी जो ई क्या है यहाँ पे कैपिटल ई, वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसको पोटेंशियल की टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्मॉल ई वी डिवाइडेड बाई एम इंटू एल मल्टीप्लाई बाई रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? वी डी की वैल्यू आ गई। अब ये वी डी की वैल्यू उठा करके यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। जब ये वी डी की वैल्यू उठा करके हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा एन ई ए ई वी टाउ बाई एम एल, ठीक है। हम क्यों, आइए हमने क्यों पुट किया था? क्योंकि हम निकालना चाहते थे, हमारे पास पता है कि R इज इक्वल टू क्या है? V अपॉन आई है। तो V और I के बीच में रिलेशन बनाना चाह रहे थे। तो यहाँ से हमें V मिल गया, यहाँ से हमारे पास I है, तो VD की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो V और I में रिलेशन मिल गया। तो V और I का जो रिलेशन बना है वो देखो क्या हो गया यहाँ पे, ये V अपॉन आई चाहिए हमें, R के लिए V अपॉन आई चाहिए, तो V अपॉन आई बना दो। यहाँ पे I जो टर्म है वो उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, और बाकी V को छोड़ के जो भी टर्म बचते हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? V बाई आई इज इक्वल टू R होता है बाई यूजिंग ओम्स लॉ। तो देखिए हमारे पास जो बनेगा क्या बनता है, देखो, ठीक है। जब वी को आई को इधर लेके आएंगे और वी के अलावा जो भी टर्म्स हैं उनको उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आएगा वो ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज़ कर लीजिए। ओम्स लॉ का जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? एम इंटू एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए वाई टाउ के बराबर आ जाएगा भाई, ठीक है। ये जो बची हुई टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी? रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। तो
तो यहाँ से देखो रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। यहाँ ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है इसमें रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। मास ऑफ द मटेरियल m, l इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, n डेंसिटी के रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टाउ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनका हम जब रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो अभी नेक्स्ट में आने वाला है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे भाई, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो आती है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अभी हमने बताया था कि रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एंड करंट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, हमें बताया था कि अपोजिशन ऑफ ऑफर बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो अपोजिशन मिलता है उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, ठीक है। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वैसे हमने अभी निकाला था, क्या था, एक करंट होता है NEAVD, ठीक है। VD क्या थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, E टाउ बाई M, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ पोटेंशियल हो जाएगा V/L, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। पोटेंशियल के नीचे करंट ले आओ, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड में ले जाओ, तो हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडेड बाई करंट किसके बराबर जाएगा, ये। तो ओम्स लॉ का यूज़ करते हुए V/I किसके बराबर होता है, R के बराबर। तो हमारे पास जो लास्ट जो टर्म बन के आएगी रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल वो किसके बराबर हो जाएगा, R इज इक्वल टू M/NE² टाउ मल्टीप्लाई बाई L/A। L इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकल के आया, यहाँ से हमें पता चला कि रेजिस्टेंस जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा लेंथ बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे। रो क्या होती है, रजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। तो L/A के अलावा जो भी इसके पास हमारे पास है ये M/NE², टी क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगे, रजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो दूसरी जो चीज़ हमारे पास देखो, यहाँ से हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकल के आया था वो क्या कह रहा था कि रेजिस्टेंस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, रिलैक्सेशन टाइम यानी कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल की, तो रेजिस्टिविटी जो है वहाँ एक्सप्रेशन है M/NE² टाउ, यानी कि जो मटेरियल का शेप है, साइज है, उसके ऊपर ही उसका यहाँ पे कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा। तो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द मटेरियल, कि हमारे पास जो मटेरियल है वो किस चीज़ का बना हुआ है, सिर्फ उस पर डिपेंड करेगी। उसकी जो ज्योमेट्रिकल शेप है, यानी कि सफेरिकल है या वो हमारे पास सिलेंड्रिकल है, किस टाइप का मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी भाई। जबकि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है भाई, ठीक है। इसको मैथमेटिकली ड्राइव करते हैं। तो देखो, व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला, उसमें क्या किया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, तीसरा होता है डिपेंड अपॉन द नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा और उसके नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन निकालेंगे वो क्या होगा, देखो भी लेंथ के प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली है, तो प्रोपोर्शनल होगा L/A। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे, तो कांस्टेंट यहाँ पे जो टर्म आएगी वो क्या हो जाएगी, R इज़ इक्वल टू रो L/A। ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो रो किसके बराबर हो जाएगा, A इधर चला जाएगा, RA/L के बराबर हो जाएगा रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमने निकाला था उसके केस में हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, ML डिवाइडेड बाई NE² A टाउ के बराबर हो जाएगा। तो L/A को छोड़ दें तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, M
डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, तो 1/n और 1/टाउ ये अलग अलग मटेरियल हो जाएंगे। 1/n क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब उसकी डेंसिटी बता रहा है। ये 2 ना होकर के टाउ है यहाँ पे भाई। टाउ क्या होता है, उसके रिलैक्सेशन टाइम पे बता रहा है। तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है अभी। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, देखो पहले उसको बारे में हमें पता होना चाहिए। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन में क्या, कंडक्टर में क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो हम कभी भी किसी भीड़ भाड़ रास्ते में जाए तो वहाँ से निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों से टकराते हुए, एक दूसरे को हटाते हुए, और तब निकलना पड़ता है। तो कंडक्टर में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, एक्सटर्नल पोटेंशियल जब हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा वो क्या करेगा, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हुए, कभी इस इधर टकराया फिर दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, फिर दूसरे से टकराएगा। तो 2 सक्सेसिव कोलिजन जो होंगे उन दोनों के बीच में जो टाइम होता है इलेक्ट्रॉन का जो 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी और रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी किसकी देख के बता रहे हैं हम, रिलैक्सेशन टाइम को देख के बनाए। तो रिलैक्सेशन टाइम जो है हमारे पास टाउ, वो क्या होगा, वो टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ रहे हो। तो रजिस्टिविटी के केस में रजिस्टिविटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिलैक्सेशन टाइम के। तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टेम्परेचर के। समझ रहे हो यहाँ से। ठीक है, तो रजिस्टिविटी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम मीटर होगी भाई। ये इन्होंने नहीं लिख रखा, तो रजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर। तो रजिस्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, रजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं। इसको रो बोलते हैं अभी। ठीक है, ये रो होगा और ये होगा सिग्मा। सिग्मा इज़ द कंडक्टिविटी और रो इज़ द रजिस्टिविटी। तो रेसिप्रोकल होगा ये, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। तो सिग्मा की जब रो की यूनिट है ओम मीटर, तो सिग्मा की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से देख लिया हमने कि अगर इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि रजिस्टिविटी क्या होगी, जब एल की वैल्यू 1 मीटर हो जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा। उस केस में हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज डिफाइंड एज द रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए एरिया। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी कह सकते हो, वो इक्वल होगा रेजिस्टेंस के उस मटेरियल के जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ क्या हो, 1 मीटर हो जाए। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस आते हैं। पहला आता है ये है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रो रजिस्टिविटी, आई करंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, जे करंट डेंसिटी और वी इज़ द पोटेंशियल। ठीक है, तो इन सभी टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन है वो देखना है हमें। तो क्या कह रहा है, पहले ये चीज़ें देख लो। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज, वी डी डिक्रीज एंड रो क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रेजिस्टिविटी जो होंगे वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। और जो रेजिस्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमने बताया था, तो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। व्हेन करंट इंक्रीज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी डिक्रीज हो जाएगी भाई। ठीक है, अब पहला जो आता है हमारे पास रिलेशन वो क्या होता है, रो इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई जे, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट करंट डेंसिटी, और जे किसके बराबर था, एन ई वी डी। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया रो ई और वी डी के केस में। ठीक है, उसके बाद आता है वी डी इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एन ई रो। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हो आप वी डी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई एन ई रो, इसी एक्सप्रेशन से। तो वी डिवाइडेड बाई एन, ई किसके बराबर होता है, वी बाई एल। तो ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वी डिवाइडेड बाई एन ई रो एल के बराबर आ जाएगा वी डी। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है
वो क्या है, कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, OHM। तो कंडक्टेंस की यूनिट होगी उसका वो रेसिप्रोकल MHO से रिप्रेजेंट करते हैं अभी, ठीक है। कंडक्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी हमारे पास, ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम का उल्टा MHO, ठीक है। और मीटर का उल्टा मीटर इनवर्स, तो मोहो मीटर इनवर्स, MHO मीटर इनवर्स, दिस इज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। नेक्स्ट जो आता है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो यहाँ से देखो क्या था हमारे पास, रेजिस्टेंस जो था वो M डिवाइडेड बाई NE टाउ। टाउ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम। और हमने बताया था कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होगा, इनवर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। हमने अभी बताया था, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन के बीच एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन तक जाने में इलेक्ट्रॉन को जो होगा वो टाइम कम लगेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और रेजिस्टेंस भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम के। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के। तो जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कह रहा है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज देन रेजिस्टेंस इंक्रीज, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो किसके ऊपर डिफाइन करेंगे हम, उसको डिफाइन करने का ये टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 मल्टीप्लाई बाई T। RT क्या है, रेजिस्टेंस एनी टाइम T। R0 क्या है, इनिशियल टाइम पे जो रेजिस्टेंस था वो। R0 T इनिशियल टाइम पे रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई टाइम। या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, R2 माइनस R1 R2 T2 माइनस R1 T1 के बराबर, ठीक है। इफ़ R2 इज़ लेस देन R1 देन अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगी उस केस में। इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा ही गया है इसमें से, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं और वैसे भी पूछा गया है लगभग। इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल ही बनेगा भाई, ध्यान रखना। ये होता है कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। जो भी हम रजिस्टर यूज़ करते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर, मान लो कुछ भी बनाते हैं तो उसमें रजिस्टर तो यूज होता है। तो उस रजिस्टर की वैल्यू क्या है, वो रेजिस्टेंस कितने ओम का है, उसको देख के ही हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका इन्होंने बता रखा है। देखो भाई क्या होता है, जो भी रजिस्टर हमारे पास होता है उस रजिस्टर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिंग्स बनी होती हैं, ठीक है। उस हर एक रिंग का अपना एक मतलब होता है। तो देखो क्या, कोई भी जो रजिस्टर होगा, जैसे ये हमारे पास रजिस्टर है, तो इसके ऊपर इन्होंने बोल रखा है ये B कलर की पहली जो रिंग है वो B है, दूसरी V है, तीसरा B है, फिर गोल्ड है, ठीक है। ये दूसरा जो रजिस्टर है उसके ऊपर देखो ग्रीन है, फिर दूसरी लाइन रेड है, फिर ब्लू है, फिर उसके बाद सिल्वर कलर का है, ठीक है। और एक के ऊपर है कि वो लास्ट वाली लाइन है ही नहीं। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट जो रजिस्टर होंगे उनके ऊपर जो लाइनें बनी होंगी उनका क्या मतलब है देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसको स्टडी करने के लिए हमें एक टेबल गिवन है। तो पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है। द फर्स्ट टू रिंग जो है, जो पहली दो रिंग है, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, पहली जो दो रिंग है फ्रॉम द एंड गिवन फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर रेजिस्टेंस ऑफ इन ओम, ठीक है। तो इस टेबल में से पहले जो दो रिंग है उनके कलर के कोरस्पॉन्ड हमारे पास कुछ नंबरिंग डिसाइड है, सिग्निफिकेंट फिगर या 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 अप टू 9 तक हमारे पास नंबर डिफाइन है। तो उस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं पहली दो लाइन, ठीक है। तीसरी जो लाइन आएगी हमारे पास वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करती है। तो वो जो नंबरिंग है उन नंबरिंग के कोरस्पॉन्ड हमारे पास एक 10⁻⁴ वो जो नंबर आएगा वो उसके कोरस्पॉन्ड हम 10 की पावर में मल्टीप्लाई में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो थर्ड जो लाइन है वो हमारे पास डेसिमल मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करती है भाई, ठीक है। लास्ट जो रिंग आती है वो होगी कोई कलरफुल, या तो वो गोल्ड कलर की होगी
या सिल्वर कलर की होगी, या तीसरे रेजिस्टेंस में देखा हमने नो कलर। तो वो क्या बताती है, वो उस रेजिस्टेंस की टॉलरेंस के बारे में बताती है कि उसमें जो रेजिस्टेंस है उसका वेरिएशन कितना हो सकता है। ठीक है, वो बताती है हमारे पास थर्ड लाइन। ठीक है, तो आइए देखते हैं भाई उसका जो कलर कोडिंग है उसका सीक्वेंस क्या है। तो उसके लिए हमने एक फार्मूला बना रखा है याद रखने के लिए कि ऊपर से नीचे जाएंगे, वो 0 से स्टार्ट होगा और 9 तक जाएगा। तो पहला देखो ब्लैक है, दूसरा ब्राउन है, फिर रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वॉयलेट है, ग्रे है और वाइट है। तो इसको याद रखने का एक फार्मूला है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। तो पहला बी क्या है, ब्लैक, दूसरा बी ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, ग्रेट मतलब ग्रीन, ब्रिटेन मतलब ब्लू, वी वाइफ वाइफ मतलब वेरी मतलब वॉयलेट, गुड मतलब ग्रे और वाइफ मतलब वाइट। इसके अलावा जो होता है वो होता है गोल्ड सिल्वर नो कलर। अगर गोल्ड है लाइन तो जो वेरिएशन होगा वो होगा ±5%। अगर सिल्वर है तो वेरिएशन होगा ±10%। अगर कोई भी कलर नहीं है तो रेजिस्टेंस में जो वेरिएशन होगा वो कितना होगा, ±20%। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको सोल्व कैसे करना है। तो देखते भाई, पहला जो हमारे पास है रजिस्टर है, उस रजिस्टर के ऊपर पहली जो लाइन है वो कैसी है हमारे पास, बी यानी कि ब्राउन है, दूसरी है वॉयलेट, तीसरी है ब्लैक और उसके ऊपर जो वेरिएशन वाली लाइन है वो कैसी है, गोल्ड है। ठीक है, तो बी जो ब्राउन है, ब्राउन के केस में देखो नंबर कितना है, 0, ब्लैक है और ब्राउन के केस में 1 है तो हमने लिख दिया 1। ठीक है, दूसरा है वॉयलेट, वॉयलेट के केस में नंबर कितना है, 7 तो हमने उसको लिख दिया 7। फिर दो लाइनें तो क्या होंगी, उसके नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं। तीसरी जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है डेसिमल मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लाई बाय हमने लिख दिया 10। 10 की पावर क्या आएगी वो देखो, बी ब्लैक है, ब्लैक कितना है 0 तो 10 की पावर 0। उसके बाद कलर कैसा है तो कितना आ गया ये 17 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, ये आ गया 17। गोल्ड है तो वेरिएशन कितना आएगा इसमें, गोल्ड के लिए वेरिएशन कितना है, टॉलरेंस ±5%, तो ये क्या हो जाएगा 17 ±5%। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, एक और करके देखते हैं दूसरा जो हमारे पास है। दूसरा जो रजिस्टर है उसके हमारे क्या पास पहली लाइन ग्रीन है, दूसरी रेड है। तो ग्रीन के लिए नंबर कितना है, देखो ग्रीन के लिए नंबर है हमारे पास 5, तो ग्रीन के लिए हमने लिख दिया 5। उसके बाद रेड के लिए नंबर कितना है 2, तो उसके बाद हमने लिख दिया 2। फिर थर्ड लाइन है 10⁻² का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में लिख दिया हमने 10। 10 की पावर कितनी आएगी, बी ब्लू, तो ब्लू के लिए हमारे पास 10 की पावर कितनी है 6। ठीक है, ब्लू कलर के लिए 10 की पावर कितनी है हमारे पास 6 है भाई, तो मल्टीप्लाई में लिख दिया 10⁻6। अब ये लाइन कैसी है, सिल्वर, सिल्वर के लिए टॉलरेंस कितना ±10%, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, थर्ड को आप अपने आप सोल्व करके देखना भाई। एक दूसरी टाइप का जो कलर कोडिंग रजिस्टर है आजकल देखने को मिल रहा है कि अगर एग्ज़ाम में ऐसा रजिस्टर आ जाए जिसके ऊपर लाइनिंग ना दी हो, जो हमारे पास ये जो लाइन थी वो लाइन ना दे करके उसका कुछ अलग से नोटेशन आ रहे हैं आजकल, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। वो देखो क्या है, ये जो कलर ऑफ द बॉडी गिव द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, जो बॉडी का कलर है वो क्या बताता है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर बताता था। उसमें क्या था, पहले लाइन जो 3 लाइनें यहाँ पे होती थी और 4th लाइन यहाँ होती थी। अब वहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस केस में लाइनें नहीं है हमारे पास, तो वो क्या बताएगा, बॉडी का कलर जो होगा रजिस्टर का वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर बताएगा। दूसरा होता है एंड, जो उसके एंड जो होंगे रजिस्टर के वो जो कलर होगा वो उसकी सेकंड लाइन बताएगा। तो एंड इसके कैसे है, रेड, तो रेड जो एंड है वो क्या बताएगा, उसका सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर बताएगा। थर्ड आता है कलर ऑफ द डॉट गिवन इन द डेसिमल मल्टीप्लर, तो इस रजिस्टर के सरफेस के ऊपर एक डॉट गिवन होगी, उस डॉट का जो कलर होगा वो बताएगा जो मल्टीप्लायर होगा, जो हमारे पास 10⁻⁴ जो मल्टीप्लायर होगा उसके बारे में बताएगा वो। और फोर्थ आता है वो रिंग जो होगी, वो रिंग तो हमारे पास इस पर गिवन ही होगी,
वो बताएगी किसके बारे में, टॉलरेंस के बारे में बताएगी। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं पहले। ये जो हमारे पास रजिस्टर है इसमें देखो बॉडी का कलर है येलो, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो गया येलो। एंड इसका जो इसके एंड पॉइंट है उसका कलर है रेड, तो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर हो गया रेड। डॉट का कलर है ब्लू, तो ब्लू हो गया 10⁻⁴ जो भी आएगा वो। और जो रिंग है बनी हुई है वो कैसी है, गोल्ड कलर की रिंग है, तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितना था, ±5% भाई। ठीक है, तो अगर इस टाइप से भी हमारे पास इस टाइप का रजिस्टर एग्ज़ाम में दे दे तो हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए भाई। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो रजिस्टर को दो टाइप से जोड़ा सकता है, या तो सीरीज़ में जोड़ेंगे या पैरेलल में जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल जो रिजल्ट आएगा एक्सप्रेशन फाइनल वो ये आएगा। चलो इसको देखते हैं कैसे आया ये। पहला जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास रजिस्टर का वो आता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो 3 रजिस्टर ले लिए हमने, R1 R2 R3, उसको बैटरी V से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और हमें पता है कि सीरीज़ के अंदर जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा, अलग अलग रजिस्टर्स का कोफिशिएंट। तो हमने मान लिया कि जो V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। पहले रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप हो गया V1, दूसरे में हो गया V2 और तीसरे में हो गया V3। ठीक है, ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो R1 रेजिस्टेंस के कोफिशिएंट पोटेंशियल V है, तो ओम्स लॉ का यूज़ करते हो, V = I × R। तो V1 में क्या हो जाएगा, V1 = I × R1। V2 के कोरस्पॉन्ड सिमिलरली IR2, V3 के कोरस्पॉन्ड क्या हो जाएगा, IR3। तो जो टोटल वोल्टेज होगा V पोटेंशियल होगा वो क्या हो गया, तीनों रजिस्टर के कोरस्पॉन्ड जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उनके डायरेक्ट सम के बराबर होगा। ठीक है, तो V1 की वैल्यू IR1, V2 की वैल्यू IR2, V3 की वैल्यू IR3 इनमें पुट कर दीजिए। सीरीज़ में करंट हमेशा सेम रहता है तो I कॉमन आउट ले लेंगे, तो I को लेफ़्ट हैंड साइड में ले जाओ, लेफ़्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या बन गया, V/I दैट इज़ इक्वल टू R1 + R2 + R3। और V/by किसके बराबर हो जाएगा, ओम्स लॉ का यूज़ करते हुए वो क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्योंकि V क्या है, टोटल पोटेंशियल, I क्या है, करंट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, IR, जो टोटल रेजिस्टेंस R होगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 + R2 + R3 के डायरेक्ट सम के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 3 रेजिस्टेंस थी, 3 तो हो गया R1 + R2 + R3। अगर R रेजिस्टेंस, सभी की रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है और इस टाइप की हमारे पास n रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज़ में, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो कैसा होगा, n × R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि करंट जो होगा वो अलग अलग के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग होगा। पैरेलल में करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है और पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर क्या है, V है, और करंट क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा, I1 I2 I3। तो R1 रेजिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, V/R1। R2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, वो I2 करंट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, V/R2 हो जाएगा। ठीक है, और I3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, V/R3 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया। टोटल जो करंट होगा सर्किट के थ्रू वो I फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो आउटसाइड सर्किट है वहाँ पे करंट कितना है, I क्या होगा, इस I1 + I2 + I3 के डायरेक्ट सम के बराबर होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे I जो होगा वो क्या होगा, I1 + I2 + I3 के डायरेक्ट सम के बराबर होगा। I1 I2 I3 की वैल्यूज़ पुट कर दो, ये यहाँ पे V सभी में कॉमन है तो V कॉमन आउट ले लीजिए, V को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए तो क्या हो जाएगा, I/V दैट इज़ इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। V = IR है, तो I/V क्या हो जाएगा, V को इधर ले जाओ, R को इधर ले जाओ, तो 1/R दैट इज़ इक्वल टू V/I हो गया। तो V/I किसके बराबर हो जाएगा, 1/R के बराबर। तो 1/R ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वो क्या हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, अगर ये R1 R2 R3 इक्वल हो जाए R के, ठीक है, तो हमारे पास जो R1 R2 R3 होगा जो टोटल इफेक्टिव होगा वो कितना हो जाएगा। तो उस केस में हमारे पास जो R1 R2 R3 अगर 3 है
तो वो क्या होंगे 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, आर की जगह आर पुट कर दे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 3/r। ऐसे ही अगर हमारे पास पैरेलल में n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा पैरेलल में वो कैसे हो जाएगा n/r के बराबर हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल कर दो तो जो पैरेलल का जो रेजिस्टेंस होगा टोटल वो कितना हो जाएगा आर ऑफ पैरेलल, वो क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास EMF ऑफ द सेल। EMF क्या होता है, जो भी सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं यानी कि जो भी बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कहलाएगा EMF ऑफ द सेल। ठीक है, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है भाई। तो देखो क्या होगा, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस है क्या है। EMF जो होगा, पहला पॉइंट देखिए, EMF इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉड ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रा फ्रॉम द सेल। यानी कि जो बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं उस बैटरी को जब तक हमने सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है उस केस में उसके इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कहलाएगा EMF ऑफ द सेल। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन ए क्लोज सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जब उस बैटरी को सर्किट में कनेक्ट कर देंगे तो उस सर्किट में किसी भी 2 पॉइंट, मान लो ये और ये भी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। EMF क्या था, सिर्फ बैटरी के पोटेंशियल का डिफरेंस जो होगा, बैटरी जब कनेक्ट नहीं कर रखी हमने सर्किट में उस केस में वो EMF कहलाएगा। जब बैटरी को सर्किट में कनेक्ट कर देंगे और सर्किट में जो करंट फ्लो होगा उसमें किसी भी सर्किट के किसी भी 2 पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है EMF जो है वो सर्किट के रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी बात, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट। जिस सर्किट में हम यूज़ कर रहे हैं, जिस सर्किट का हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं उसका जो रेजिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, द टर्म EMF इज़ यूज ओनली फॉर सोर्स EMF। जो EMF होगा वो किसके लिए यूज़ होगा, सिर्फ सोर्स के लिए, यानी कि जो बैटरी हम सर्किट में यूज़ कर रहे हैं उस सोर्स, जो EMF का सोर्स है यानी कि जहाँ से वोल्टेज हमें मिलेगी सर्किट में उस सोर्स को वो पोटेंशियल डिफरेंस को EMF कहेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इट इज़ द मेजर बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन द सर्किट। सर्किट में किन्हीं भी 2 पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ ग्रेटर दैन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन द सर्किट। तो हमें पता है, सीधी सी बात है कि जब बैटरी को सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है उस केस में उसके टर्मिनल का पोटेंशियल जो होगा वो डिफरेंस ज़्यादा होगा जबकि हम उसको सर्किट में यूज़ करेंगे, क्योंकि सर्किट में यूज़ करने के बाद तो सर्किट का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, उसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू EMF की वैल्यू से हमेशा कम ही रहेगी। तो क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम रहेगी एक केस में, कब, जब बैटरी को हम जो भी हमारे पास सोर्स है EMF का उसको चार्जिंग करेंगे। जिस केस में इस बैटरी को या सोर्स को हम चार्जिंग करेंगे उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू EMF ऑफ द सेल से ज़्यादा रहेगी। बाकी हर एक केस के अंदर हमारे पास EMF ऑफ द सेल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा रहेगा भाई। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास इस चैप्टर के अंदर वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और इस चैप्टर की ये समझो कि हमारे पास ये लास्ट 1 टर्म है। इस पे भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में IIT JEE में भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो देखो नाम से पता चल रहा है कि इंटरनल अंदर रजिस्टर जो करंट के फ्लो को अपोज करे वो कहेगा इंटरनल रजिस्टर ऑफ द सेल। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देखो डेफिनेशन क्या है इसकी, द अपोजिंग ऑफर बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। कोई भी सेल है उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो सेल के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन या करंट का जो फ्लो होगा उसको अपोजिशन मिलेगी ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या कहलाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, सबसे पहले जो फैक्टर है वो क्या है, लार्जर द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल
मोर इज़ द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू विच करंट हैज़ टू फ्लो। अगर जो सेल हम यूज़ कर रहे हैं उसके जो इलेक्ट्रोड है उनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ज़्यादा है, तो करंट को जो फ्लो करने में ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी भाई, उसको ज़्यादा रजिस्टर ऑफर करना में ऑफर होगा तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएगा। ठीक है। ग्रेटर इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लेसर इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डीपिंग इन द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अगर इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा हम उसका एरिया हम डुबो रहे हैं तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। अगर कम एरिया उसमें डुबो रहे हैं तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड के, जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं सेल को बनाने में उसके नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है कि वो उसकी कंडक्टिविटी कैसी है। वो ज़्यादा कंडक्टिविटी है तो उसका क्या होगा, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। अगर वो कम कंडक्टिविटी का मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो उसके इंटर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी भाई। ठीक है। तो यहाँ से देखिए ईएमएफ, जो सेल का ईएमएफ है वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये क्या होता है, हमारे पास सोर्स टर्म है। सोर्स टर्म में क्या होता है, बैटरी होती है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल वी से जो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब हम इसको एक्सटर्नल बैटरी से जो कनेक्ट है तो इसके अंदर भी कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा। उस पोटेंशियल ड्रॉप को हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ईएमएफ ऑफ द सेल है वो पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा डायरेक्ट सम के बराबर होता है। ठीक। तो ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस वो क्या होगा, आई करंट फ्लो थ्रू द सर्किट इंटू आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो आई कॉमन आउट ले लिए, आई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर। यहाँ से हमारे पास जो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट वो किसके बराबर हो जाएगा, ईएमएफ, यानी कि ये कह सकते हो ईएमएफ ऑफ द सेल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। दोनों के सम के टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट प्लस में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये होगा टोटल रेजिस्टर ऑफ द सर्किट। ठीक है। अब हम यहाँ से निकाल रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ ईएमएफ, वोल्टेज एंड रजिस्टर। तो हमने अभी देखा था क्या कि जो इंटरनल जो क्या बोलते हैं इंटरनल जो ईएमएफ होगा वो किसका होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस V प्लस आई इंटू आर। तो आई इंटू आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, E माइनस वी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो V डिवाइडिंग बोथ साइड बाई आई आर, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो आई आर से इसको डिवाइड कर दो बोथ साइड, इस इक्वेशन से डिवाइड कर दो बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगा, राइट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, आई स्मॉल आर डिवाइडेड बाई आई कैपिटल आर इज इक्वल टू ई माइनस वी डिवाइडेड बाई वी। ठीक है। तो ऐसे वी से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वी बाई ई बाई वी माइनस वन। ठीक है। तो स्मॉल आर, ये आई इंटू आर को राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो देखो मैं इसको यहाँ से एक बार थोड़ा सा लिख के बताता हूँ मैं आपको क्या बनेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम ये जो आई है इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, नीचे भी आई है ऊपर भी आई है, इसको कैंसिल आउट कर दिया। v से दोनों को डिवाइड कर दो तो e बाई वी माइनस वन बन जाएगा। तो e बाई वी माइनस वन बन गया। स्मॉल आर बाई कैपिटल आर को इधर ले गए तो स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, e बाई वी माइनस वन मल्टीप्लाई बाई कैपिटल आर। ये एक्सप्रेशन हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय द वोल्टमीटर मेथड। वोल्टमीटर से इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालने का मेथड क्या है कि अगर सर्किट ओपन है तो वोल्टमीटर जो मेजर करेगा वो किसको मेजर करेगा, ईएमएफ ऑफ द सेल को मेजर करेगा। ठीक है। अगर सर्किट को हम क्लोज कर देते हैं
तो क्या होगा, कुछ पोटेंशियल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा और उस केस में हमारे पास जो वोल्टमीटर जो रीडिंग देगा वो क्या रीडिंग होगी, वो पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग होगी भाई। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो जैसे रजिस्टर कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन पढ़ा था हमने, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, वैसे ही सेल्स को भी हम सीरीज और पैरेलल में कॉम्बाइन कर सकते हैं अभी। तो सबसे पहला हम डायरेक्टली पढ़ रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक सेल को एंड टू एंड दूसरे सेल से और एक दूसरे सेल का एंड तीसरे सेल से ऐसे कनेक्ट करके 1 बाय 1 एंड टू एंड ज्वाइन कर देंगे, तो सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऐसा ही रजिस्टर में था, ऐसा ही कैपेसिटर में था। तो यहाँ से जो नोट करने की बात है वो क्या है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज़ द सम ऑफ द इंडिविजुअल ईएमएफ। इनका जो टोटल ईएमएफ होगा वो क्या होगा, इसका ई प्लस इसका ई प्लस इसका ई सभी का टोटल ईएमएफ के बराबर होगा भाई। ठीक है, करंट इन ईच ऑफ द सेल सेम ऑफ द आइडेंटिकल, क्योंकि सीरीज़ के अंदर करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो सभी के कोरस्पॉन्ड करंट क्या हो रहा है, सेम अमाउंट में फ्लो हो रहा है। द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज सम ऑफ इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टर सीरीज में कैसे जुड़ते हैं, डायरेक्ट सम होता है। तो अगर एन सेल कनेक्टेड है तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आर है, तो जो टोटल रेजिस्टर क्या हो जाएगा, एन इंटू आर हो जाएगा। तो देखो कैसे, टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी क्या होगा, अगर एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल सीरीज में कनेक्टेड है और एक का ईएमएफ ई है, तो सभी का ईएमएफ कितना होगा, एन इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, अगर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और एन नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सभी का एन इंटू आर। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दोनों के सम के बराबर होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के बराबर हो गया। ठीक है, अभी हमने पीछे वाले एक्सप्रेशन में पढ़ा था कि करंट क्या था, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास इस केस के अंदर जब सेल सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे, उस केस के अंदर जो सर्किट के थ्रू करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स। ईएमएफ क्या है, एन इंटू ई, रेजिस्टेंस क्या है, एन आर प्लस कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब इसके कुछ स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या कह रहे हैं, अगर आर की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है, तो उस केस में करंट कितना होगा, वो होगा आई बाई आर। आई जो होगा ईएमएफ डिवाइडेड बाई एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। दूसरा केस क्या कह रहा है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा है, सभी इंटरनल रेजिस्टेंस के सम से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एन ई नेग्लेजिबल हो जाएगा आर के कंपेरिजन में। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, एन मल्टीप्लाई बाई ई डिवाइडेड बाई आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वन जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सेल जो हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह से होंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है कैसे होते हैं कि जो भी सिस्टम हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिस भी डिवाइस को पैरेलली कनेक्ट करेंगे, उनके सभी के एंड पॉइंट्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से जुड़े होंगे भाई। ठीक है, तो इसके इधर वाले एंड पॉइंट्स इस पॉइंट पे है और सभी के एंड पॉइंट्स इस पॉइंट से हैं, तो सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या है वो देख लेते हैं पहले। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज सेम एज दैट ऑफ द सिंगल, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल V जो होता है वो सेम रहता है, तो ईएमएफ जो होगा वो सभी सेल का इक्वल होगा E। करंट इज द एक्सटर्नल सर्किट इज डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग द सेल। ठीक है, जो एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट है वो सभी सभी जो सेल्स हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सभी का ईएमएफ इक्वल है। द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो पैरेलल के अंदर क्या हो जाएगा, पैरेलल के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के डायरेक्ट सम होता है। तो इनका भी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के डायरेक्ट सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल ईएमएफ क्या होगा, इक्वल होगा सभी का, तो ई ही रहेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, रेसिप्रोकल का सम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक का डिवाइडेड बाई एन नंबर ऑफ सेल्स अगर कनेक्टेड है तो डिवाइडेड बाई एन है। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्योंकि उस केस में ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के तो सीरीज़ में है, तो ये डायरेक्ट सम के बराबर हो जाएगा।
ईएमएफ ऑफ द सेल क्या, जो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट होगा वो क्या होगा, ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, तो ई यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, करंट का, करंट इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर बाई एन प्लस आर। तो आर बाई एन प्लस आर क्या हो जाएगा, देखो आर बाई एन प्लस कैपिटल आर। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा आर प्लस एन कैपिटल आर होल डिवाइडेड बाई एन। तो आई जो होगा वो क्या होगा, ई बाई आर। ठीक है, तो ये जो आर जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो नीचे वाला एन है ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, एन मल्टीप्लाई बाई ई एम एफ ऑफ द सेल मल्टीप्लाई बाई एन कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर। तो ये हो जाएगा करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट व्हेन एन नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, इसका भी स्पेशल केस है, कब, जब कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल हो आर बाई एन से, तो कैपिटल आर नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो कैपिटल आर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ई एम एफ डिवाइडेड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस आर। दूसरा केस क्या है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के केस में कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो, तो आर बाई एन ख़त्म हो जाएगा, कैपिटल आर बचेगा सिर्फ। तो ऊपर भी बच गया एन ई, नीचे भी बच गया एन आर, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा। करंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कैपिटल ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। ठीक है।